प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोगों में समाप्त हो गया था और दूसरा क्वांटम नंबर जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर ये स्टार्ट करना है। ठीक है, तो दूसरा नंबर टॉपिक लिखे हुए थे क्या? लिख लीजिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को इंडिकेट किया जाता है स्मॉल एल से। वो लोग वहाँ बैठा है, फैन चला दो दोनों उधर से। थोड़ा देर क्लास में रहो, जो जरूरत का चीज़ है बता दो, नहीं तो सब नया है पता नहीं चलेगा लोग। लिख लिए क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर? सुनिए, चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो या स्पिन क्वांटम नंबर हो, इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। हाँ, इसकी एक समझ है और हम उसी समझ को देख रहे हैं कि क्या इसका कंसेप्ट है। तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिफाइन अभी नहीं कर रहे हैं, हम अभी आपको समझाएंगे कि ये क्या है। सबसे पहले इसमें लिखिए, तो इसी क्वांटम नंबर से आप समझेंगे सब ऑर्बिट का पूरा कंसेप्ट। आप एस को समझेंगे, पी को समझेंगे, एस सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट, डी सब ऑर्बिट, एफ सब ऑर्बिट, इन चीजों को समझेंगे। नीचे एरो दीजिए, लिखिए तो। लिखिए तो वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एक शांत हो जाइए, बात मत कीजिए। वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां से एक बात स्पष्ट है कि जब तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको नहीं पता चलेगा, आप स्पष्ट तौर पर एजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यू को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो देखिए आगे, वैल्यू ऑफ एल। एल किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर को। वैल्यू ऑफ एल बराबर होता है 0 टू n-1। अब बताइए, फॉर्मूला में है 0 टू n-1, ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यदि हम n का वैल्यू 1 लें, इसका मतलब हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। n का वैल्यू 2 लें तो सेकंड ऑर्बिट की, और n का वैल्यू 3 लें तो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो जब तक हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू नहीं पता चलेगा, तब तक हम स्पष्ट तौर पर एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक पहुंचिए तो। इसी से आगे हम बढ़ेंगे तो आप सब ऑर्बिट वगैरह समझोगे। हो गया लिखा हुआ, फॉर्मूला तक पहुंच गए, घेर दिए। लिखा हूं इसे, देखो। हम यहां पर लिखते हैं ऑर्बिट और यहां पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ एल। जरा बताइए आप कि जब आप n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात आप करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को नाम क्या देते हैं? ए। वैल्यू ऑफ एल का फॉर्मूला क्या होता है? 0 टू n-1। तो 0 टू n-1 करेंगे तो 0 टू 1-1 क्या हो जाएगा? 0 टू 0। 0 टू 0 में तो एक ही ना वैल्यू आया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम n के लिए n का वैल्यू 1 लें, तो वैसी स्थिति में जो l का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? 0। और मात्र एक वैल्यू हमको मिलेगा। लेकिन इसी जगह पर यदि हम n का वैल्यू 2 लें, किस सब ऑर्बिट के लिए? l के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप जरा इस फॉर्मूला पर बैठाइए, तो 0 टू n-1 यानी कितना? 2-1।
जीरो टू n माइनस वन में जाएंगे तो 2 - 1 1 ना हो जाएगा, यानी जीरो से लेकर कितना तक, 1 तक। तो यहाँ दो वैल्यू आपको मिलेगा, 0 और 1। इसी प्रकार से यदि आप n इज इक्वल टू 3 लेंगे m ऑर्बिट के लिए, तो 0 to 3 - 1 करेंगे तो 0 to 2 हो जाएगा। 0 to 2 हो जाएगा तो कौन कौन वैल्यू मिलेगा, 0 1 2। तो यहाँ से स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ये वैल्यू मिलेगा 0 1 2। इसी प्रकार जब आप n बराबर 4 करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 0 1 2 3, फिर मिलेगा 0 1 2 3 4। इसी तरह से इस टेबल को थोड़ा आगे बढ़ाइए, तो 7 तक बढ़ाइए तो इस टेबल को आगे। इस टेबल को n इज इक्वल टू 7 तक जाएंगे आप लेके। n इज इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू मिलेगा 0 1 2 3। इसके लिए ये नाम क्या होगा, n के लिए। इसी प्रकार इस टेबल को आगे यदि बढ़ाया जाए, n इज इक्वल टू 5 o के लिए क्या क्या मिलेगा, वैल्यू वैल्यू 0 1 2 3 4, फिर मिलेगा 0 1 2 3 4 5, और लास्ट में आपको मिलेगा 0 1 2 4 5। क्या ये टेबल आप पूरा कर चुके हैं? अब थोड़ा उस टेबल को ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए कर, हम दो बात बोले, थोड़ा सुनिएगा। एक हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ एल, और एक हम बोलेंगे नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल। हम यदि n इज इक्वल टू 4 की बात करें तो बताइए नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल कितना है, 4। कौन कौन, 0 1 2 3। और यदि हम पूछें आपसे कि n इज इक्वल टू 4 के लिए एल का क्या क्या वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एल क्या है या क्या क्या है, तो हम कहेंगे 0 1 2 3 है। हाँ या ना? तो यहां से ये भी स्पष्ट है कि जब आप n इज इक्वल टू 1 लिए तो l का मात्र एक वैल्यू मिला, और वो वैल्यू था 0। जब n का वैल्यू आप 2 लिए तो आपको दो वैल्यू मिला, एक था 0 और एक था 1। जब आप n का वैल्यू 3 लिए तो तीन वैल्यू मिला, n का वैल्यू 4 लिए तो l का 4 वैल्यू मिला। इट मीन्स इट इज क्लियर फ्रॉम दिस टेबल, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। कर सकते हैं कि नहीं, नीचे तो देखिए, लिखिए तो लिखेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम above टेबल, it is clear from above table, number of value of L is equal to ऑर्बिट नंबर। ये टेबल इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि जो n का वैल्यू है, L के वैल्यू की संख्या उतनी ही है जो n का मान है। अब यहीं पर पहली बार सब ऑर्बिट का कंसेप्ट आएगा। अब सुनिए, किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ L जितना होता है, उस ऑर्बिट में सब ऑर्बिट की संख्या भी उतनी ही होती है। इट मीन्स, आगे लिखेंगे, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ
सब ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्बिट में सब ऑर्बिट की संख्या उतनी ही होगी जितना एल का टोटल वैल्यू होगा। जैसे हमने एन का मान जब 4 लिया तो हम चौथा ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम ये पता करें कि चौथा ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होता है। तो हमको इसके लिए ये जानना पड़ेगा कि चौथा ऑर्बिट के लिए एल का कितना मान होता है। तो बताइए, चौथा ऑर्बिट के लिए, फोर्थ ऑर्बिट के लिए एल का 4 मान होता है, 0, 1, 2, 3। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 4 if orbit number is equal to 4. It means we can say that total number of suborbit in fourth orbit is equal to 4। यानी चौथा ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट होगा। तो ये दो स्टेटमेंट इस बात को क्लियर करता है, ये दोनों स्टेटमेंट, कि किसी भी ऑर्बिट में सब ऑर्बिट की संख्या उतनी ही होगी जितना उसके लिए एल का वैल्यू होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में एल का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ही सब ऑर्बिट होगा। सेकेंड ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू कौन कौन है, 0 और 1, यानी 2 वैल्यू है ना एल का। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट होगा। थर्ड ऑर्बिट में 0, 1, 2 यानी 3 सब ऑर्बिट होगा। फोर्थ ऑर्बिट में यहां से स्पष्ट है कि पहला ऑर्बिट में 1 सब ऑर्बिट होगा, दूसरा ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट होगा, तीसरा ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट होगा, चौथा ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट होगा, चौथा पांचवा में 5, छठा में 6 और सातवां में 7 सब ऑर्बिट होगा। यानी इस ऑर्बिट में सब ऑर्बिट कितना होगा ये उसी संख्या पर निर्भर करता है जिस संख्या का वो ऑर्बिट। क्लियर है ये? देखेंगे सब ऑर्बिट को बता नहीं रहे कि अभी हम बताए नहीं आपको कि सब ऑर्बिट एक्चुअल में क्या होता है। अभी हम सिर्फ ये बताए आपको कि पहले हम बता चुके हैं कि ऑर्बिट में क्या होता है, सब ऑर्बिट। और अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होगा, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। पहले आप किसी भी ऑर्बिट में सब ऑर्बिट की संख्या को जान लीजिए, फिर हम सब ऑर्बिट को भी जान लेंगे कि सब ऑर्बिट क्या होता है। नीचे एरो देंगे, फिर लिखेंगे इट इज क्लियर फ्रॉम अबव टू स्टेटमेंट, इट इज क्लियर फ्रॉम above two statement number of value of L is equal to, बोलिए किसके इक्वल होगा, ऑर्बिट नंबर के, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ। इट इज क्लियर फ्रॉम above स्टेटमेंट नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल। रुक जाइए तो 1 मिनट, कुछ गड़बड़ यहाँ लिखा रहा है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिखा रहा है, बात रिपीट हो रही है, इसको थोड़ा रुक जाइए, हम इसको सही कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इज क्लियर फ्रॉम above टू स्टेटमेंट टोटल नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल, या ऑर्बिट नंबर, एक ही ना बात हुआ। ये लिखिए इट इज क्लियर फ्रॉम above टू स्टेटमेंट नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। मतलब किसी भी ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होगा ये बराबर होता है इसके नंबर ऑफ, या ऑर्बिट नंबर के, नंबर ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिट नंबर के। क्या यहाँ तक आप लिख चुके? फिर से आगे बढ़िए और फिर से एक टेबल निकालिए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ऑर्बिट, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ एल, और यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। फिर से वही टेबल है, बस थोड़ा सा हम एक बात बढ़ा दिए। जरा बताइए आप सभी आदमी कि जब आप n का वैल्यू 1 लेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ l क्या मिलेगा, 0, और l का वैल्यू 1 मात्र मिला। सुनिएगा ध्यान से,
एल का वैल्यू है 0, लेकिन हमने एक किसके बारे में कहा, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल मात्र एक है और वो क्या है, 0। तो बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितना हो जाएगा, एक। यदि हम एन का वैल्यू 2 लें तो हमको 0 और 1 न मिला था, एल का 2 मान मिला, तो उसमें सब ऑर्बिट कितना होगा, 2। यानी दूसरा ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट में 1 सब ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट। समझ में आई बात, यही बात है ये। देखो लिखने में थोड़ा लगता है कि बात उलझा हुआ है, लेकिन यदि तुम दिमाग में सेट करोगे तो तुमको बात बड़ा सिंपल लगेगा। और बात ओवरऑल इतना ही है कि किसी भी ऑर्बिट में सब ऑर्बिट की संख्या उतनी ही होगी जिस नंबर का वो ऑर्बिट होगा। जैसे पांचवा ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होगा, 5। छठा ऑर्बिट में 6 सब ऑर्बिट होगा, सातवां ऑर्बिट में 7 सब ऑर्बिट होगा। बस यही है, 0 1 2 3, ये 4 हो जाएगा। बस यहीं पर आप इसको ड्रॉप कीजिए, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा टेबल लिखें। एक ट्रेंड हमको समझ में आ जाएगा तो फिर आगे का कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब हम समझेंगे सब ऑर्बिट को। अभी तक हम नंबर ऑफ सब ऑर्बिट समझ रहे थे और उम्मीद करते हैं आप इन बातों को समझ गए होंगे। सब ऑर्बिट को बताना शुरू करें। देखो सब ऑर्बिट को हम लिख के नहीं समझ सकते हैं, हम उसको थोड़ा ना प्रैक्टिकली लेंगे तो समझ में आएगा, इसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अब जो बात हम लिखेंगे वो आपको लिखना बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। देखिएगा इधर, किसी भी एटम के ठीक बीचों बीच न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर फर्स्ट ऑर्बिट होता है, इसके बाद सेकेंड ऑर्बिट होता है और इसके बाद थर्ड ऑर्बिट। आज तक तुम सब ऑर्बिट सुने हो, आज थोड़ा समझ लो बढ़िया से। अच्छा पहले आप हमको ये बताइए कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो दो चीज रहेगा, कौन कौन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, ऑर्बिट में। क्या करेगा ऑर्बिट में, चक्कर लगाएगा, रिमूव, मतलब वो मूव करता रहता है पूरा न्यूक्लियस के अराउंड, वो मूव करता रहता है, घूमता रहता है काफी स्पीड से। अब देखो इलेक्ट्रॉन को हम लोग, अच्छा ये एक और बात बताइए, क्या लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमता है तो घर बजा रहा है, बताइए, ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो आपको क्या लगता है कि वहां नेशनल हाईवे बना हुआ है जिस पर इलेक्ट्रॉन मारुति लेके दौड़ रहा है, ऐसा कुछ होता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑर्बिट एक कंप्लीटली इमेजिनरी पाथ है, जो हम महसूस करते हैं कि वहां ऑर्बिट है, लेकिन वहां होता होता कुछ नहीं है। देखिए कैसे, आप इस बात को देखे भी हैं। आप एक धागा में एक छोटा सा टुकड़ा बांध लीजिए और टुकड़ा को बांधकर आप तेजी से नचाइए उसको। आप जब तेजी से, मान लीजिए कि इस तरह से हम यदि नचाएं तो सामने आपको लगेगा कि एक सर्किल का निर्माण हो रहा है, और ये स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो सर्किल उतना ज्यादा स्पष्ट आपको दिखेगा। बताइए हाँ या ना। लेकिन यदि हम उसको नचाना बंद कर दें तो वो जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा था, क्या वो दिखेगा, नहीं दिखेगा। मतलब जो रास्ता, आप जो उस टुकड़ा के नाचने का जो रास्ता था वो पहले आपको स्पष्ट दिख रहा था, क्योंकि वो नाच रहा था इसलिए स्पष्ट दिख रहा था। यदि नाचे नहीं तो वहां कोई रास्ता नहीं है, वो नॉर्मल स्पेस है वो। क्या आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर स्पेस में घूम रहा होता है, नाच रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन की चूंकि स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इतना तेजी में घूमता है कि लगता है कि वहां पर एक रास्ता बन रहा है, और उसी सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। आई बात समझ में। अब आप जानिए सब ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट समझ गए, अब आप जानिए सब ऑर्बिट के बारे में। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को जितना सीधा हम समझते हैं, इलेक्ट्रॉन उससे कई गुना टेढ़ा चीज है। अब जानो कितना ऐंठल है इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में सुनो। हम लोग क्या सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना सीधा है नहीं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़े घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐंठल। अब देखो कैसे है, क्यों हम ये बात बोलते हैं, सुनो। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है इसके इसके पास, उसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से आप इसका वेव नेचर जब आप समझिएगा और लैब में जाके इसको चेक कीजिएगा तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है। ले भाई,
देख रहे हैं आप, इस तरह से घूमता है, मतलब ये आगे भी बढ़ रहा है और अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि, सुनिएगा, यदि आप बाकी हिस्सा को काट दें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अंदर में गोल गोल घूम रहा है? क्या आप ये फील कर रहे हैं? यदि एक भाग को पूरा कर लिया जाए तो क्या ये एक सर्कुलर पाथ के अंदर एक सर्कुलर पाथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ऑर्बिट के अंदर जब ये ऑर्बिट बनने लगता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सब ऑर्बिट। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा था वो सब इसी तरह से घूम रहा था, बिल्कुल ऐसे ही, इस तरह से चक्कर पूरा किया, इस तरह से आगे, मतलब जहां पर वो रास्ता जहां पर रहेगा उस इस तरह का शेप बना रहा था। और उस शेप को कहा गया कि ये स्फेरिकल शेप है। और इसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाए गए इसी स्फेरिकल शेप को क्या कहा गया? यस। ये बात समझ में? फिर आगे का रिसर्च हुआ इस पर, तो पाया गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अलावे कोई दूसरा तरह का गति नहीं करता है। फिर आया गया दूसरा ऑर्बिट पर। दूसरा ऑर्बिट में क्या देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसा घूम रहा है जैसा बिल्कुल पहला ऑर्बिट में घूम रहा था। यानी एक बात कंफर्म हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट में तो एस सब ऑर्बिट है ही, साथ साथ दूसरे ऑर्बिट में भी कौन सा सब ऑर्बिट है? एस सब ऑर्बिट। और जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के वेव नेचर पर देखा गया कि इसमें और इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इससे भी ज्यादा ऐंठल है। वो देखो कैसे घूमता है, वो घूमता है ऐसे, इस तरह से, इधर ऊपर दिखा रहे हैं, इसी तरह से लग रहा है कि डमरू का शेप बना रहा है। अब बताइए कि एक चक्कर ऐसे लगा, एक चक्कर ऐसे लगा, फिर 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 एक चक्कर ऐसे लगा। यदि हम इसके एक भाग को काट कर निकाल लें तो ये भाग हमको दिखता है डमरू के जैसा, और इसी शेप को कहा गया पी शेप। और इसी, अब बताइए, इस ऑर्बिट में ये गोल वाला आकृति बनाया तो ऑर्बिट में सब ऑर्बिट हुआ। क्या लगता है कि ये जो ये वाला शेप बना रहा है, भले शेप अलग हो लेकिन ऑर्बिट में ही ना ये एक अलग शेप बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको भी सब ऑर्बिट ही कहा गया, लेकिन चूंकि ये उससे अलग था इसलिए इसका नाम कुछ अलग रखा गया। और इसका क्या नाम रखा गया? पी। तो एक हो गया एस सब ऑर्बिट और एक हो गया पी सब ऑर्बिट। यहां से यह स्पष्ट हुआ कि सेकेंड सेल में दो सब ऑर्बिट होता है, एक होता है एस और एक होता है पी। यही बात समझ में? इसी प्रकार थर्ड ऑर्बिट में जब देखा गया तो पाया गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मतलब थर्ड ऑर्बिट में भी कौन सा सब ऑर्बिट है? एस। कुछ इलेक्ट्रॉन देखा तो ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट में भी कौन सा सब ऑर्बिट है? पी। लेकिन जब तीसरे ऑर्बिट के अन्य इलेक्ट्रॉन पर अध्ययन किया गया तो पाया गया कि वो इस दोनों से भी ज्यादा ऐंठल है और ये घूमता है कुछ ऐसे। अब देखो ये धीरे धीरे नहीं लगता है कि फिगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जटिल हो रहा है, जिसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है, वास्ट होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसी एक शेप को यदि आप काट छांट के अलग कीजिएगा तो वो शेप लगेगा कि दो डमरू के जैसा है, इस तरह का शेप बनाता है। इसको रखा गया, इसका नाम क्या रखा गया? डी। और पता चला कि तीसरा में तीन सब ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन एस भी बना रहा है, पी भी बना रहा है और डी भी बना रहा है। जब यही काम चौथा के लिए किया गया तो यहां आके एक बहुत बड़ा लफड़ा क्रिएट हो गया। ये लफड़ा क्या है वो सुनिए। कुछ इलेक्ट्रॉन देखा गया तो ये एस का शेप बना रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन पर देखा गया ये पी का शेप बना रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन पर देखा गया तो ये डी का शेप बना रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं कि बस वो छटा हुआ, मतलब काट छाट के जो शेप बनता है हम सिर्फ उस शेप के बारे में बता रहे हैं। हम पूरा का पूरा ये ऐसे घेर के नहीं बता रहे हैं कि ये एस है और ये पी है, इस तरह से नहीं बता रहे, हम सीधा लिख दे रहे हैं। जब चौथा शेप देखा गया तो पता चला कि इस यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो इस तीनों से भी ज्यादा ऐंठल है और उसका शेप इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या उसके वेव नेचर से भी पता नहीं चला कि वो एग्जैक्ट शेप कैसा है, और ये बात अभी तक पता चला भी नहीं है। यानी ये शेप कहा गया एफ, फंडामेंटल हम लोग इसको बोलते हैं, कहा गया शेप एफ, लेकिन ये शेप है कैसा इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला है। ऐसी स्थिति में एस के बारे में कहा गया कि शेप इसका गोल
स्फेरिकल है। पी के बारे में कहा गया कि डमरू के जैसा, डम्बवेल जैसा शेप है। टी के बारे में कहा गया कि डबल डम्बवेल शेप है। और एफ के बारे में कहा गया कि ये कम्प्लेक्स शेप है, इसका कोई जानकारी अभी तक एक निश्चित आकृति का पता नहीं चला है। इस हिसाब से अब जरा आप ही बताइए, अब फाइनल बात बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। किसी भी एटम के बीचों बीच क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा, छठा, और ये क्या है? सातवां। तो फर्स्ट सुनना थोड़ा ध्यान से। अब फर्स्ट सेल में केवल हमको कौन मिला? S। दूसरे सेल में कौन मिला? S और P। तीसरे सेल में कौन मिला? S, P, T। और चौथे सेल में कौन मिला? S, P, T और F। ये सब का तो शेप स्पष्ट बना, लेकिन F का शेप स्पष्ट नहीं बना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? घस फंस के किसी तरह दिखा देते हैं, ये बना। इसी प्रकार जब आगे बढ़ा तो अब ये शेप इतना ज्यादा जटिल दिखने लगा कि जिस पर अभी तक अध्ययन चल ही रहा है, उस पर कोई फाइनल रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। और वास्तव में जो 118 एलिमेंट हैं, उस सब का इलेक्ट्रॉन मात्र 4 सब ऑर्बिट में ही सेट हो जाता है, एस में, पी में, टी में और एफ में। अभी तक आगे का जरूरत पड़ा नहीं है, लेकिन आगे के सब ऑर्बिट का नाम पड़ चुका है। अब जैसे देखिए, इसको क्या कहा गया? एस। तो गोल वाला सब एस ही है ना जी। ये डम्बवेल वाला पी, ये भी पी, ये भी पी। ये क्या है? ये भी क्या है? पी। और ये क्या है? तो अब जरा बताइए कि एस सब ऑर्बिट की, अभी लिखिए मत, अभी कुछ मत लिखिए, खाली सुनिए, समझिए। बहुत आप देखिएगा, आप ऑनलाइन भी किसी का भी वीडियो देखिए और सब ऑर्बिट को समझने का प्रयास कीजिए, आप उतना बढ़िया नहीं समझ पाएंगे जितना बढ़िया हम आपको समझा रहे हैं। आप चेक करके देखिएगा, ये आपके हाथ में है। क्या है कि ये सब एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है, जनरली लोग इतना डिस्क्राइब नहीं करते हैं, सीधे एसपीडीएफ बोल के आगे बढ़ जाते हैं, और हमको लगता है कि यहीं पर आदमी फंस जाता है। सुनिए, तो आप पहले ये बताइए कि एस सब ऑर्बिट की शुरुआत किस ऑर्बिट से हुई? फर्स्ट से। इसका मतलब पहला में भी एस, दूसरा में भी एस, तीसरा में भी एस, चौथा में भी एस, सातों तक एस रहेगा, लेकिन पी सब ऑर्बिट क्या सब ऑर्बिट में रहेगा? इसमें है, पहला में नहीं है, दूसरा से स्टार्ट हुआ। टी सब ऑर्बिट तीसरा से स्टार्ट हुआ, एफ सब ऑर्बिट चौथा से स्टार्ट हुआ। तो अब जरा बताइए कि ये जो एस है, ये अच्छा, यहां पर n बराबर 1 इस सब ऑर्बिट के लिए कह सकते हैं। यहाँ n इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर n इज इक्वल टू 3, यहाँ पर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 1 2 4, ये सब ऑर्बिट नंबर को बता रहा है। अब जरा सोचो कि ये जो s सब ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट का ना s सब ऑर्बिट है, इसीलिए इसको कहा गया 1s। क्या बोलते हैं इसको? 1s। 1s का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट, क्योंकि सब ऑर्बिट तो s सब ऑर्बिट तो सब ऑर्बिट में है, सॉरी, s सब ऑर्बिट तो सभी ऑर्बिट में है। तो हम कैसे समझेंगे कि वो पहला ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट है कि वो चौथा ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट है? इसके लिए उसका प्रॉपर नाम रखना पड़ेगा। तो नाम कैसे रखा गया? 1s। इसको क्या कहा जाएगा? 2s। इसको क्या कहेंगे? इसको 1p कहें या 2p कहें? 1p कहेंगे तो गलत हो जाएगा। 1p का मतलब हो गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में p है, जबकि फर्स्ट ऑर्बिट में p है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे? 2p। यानी अभी तुरंत आप कहे कि p की शुरुआत सेकेंड ऑर्बिट से हुई, तो आप इस कैसे कह सकते हैं कि ये 1p है? 2p न कहेंगे। बताइए इसको क्या कहें? 3s, 3p, 3d। इसको क्या कहें? 4s, 4p, 4d, 4f। इसी तरह से आगे होगा 5s, 5p, 5d, 5f, और इसमें होता है 5g। g एक और सब ऑर्बिट होता है, आगे होता है h, आगे होता है i। तो अब आगे बताइए क्या होगा? 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h, और इसमें होगा 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h और 7i। लेकिन अभी तक आप 7 ऑर्बिट के बारे में हम बता ना दिए आपको, कौन कौन?
एस पी डी एफ जी एच आई। अभी तक काम होता है मात्र 4 ही सब ऑर्बिट। जी एच आई पर अभी तक काम नहीं हुआ, इस पर रिसर्च चल ही रहा है। और यहाँ पर एस को कहा गया शार्प, शार्प वर्ड से एस आया है। पी आया है प्रिंसिपल वर्ड से। डी आया है डिफ्यूज्ड वर्ड से। एफ आया है फंडामेंटल वर्ड से। जी आया है जेनरलाइज्ड वर्ड से। और एच आई का नाम अभी रख दिया गया, उसका कोई नाम अभी आया नहीं है। ये सब बात आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़िएगा, ये सब वर्ड के बारे में पढ़िएगा, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तब वहाँ ये सब मिलता है। ये आगे की बात है। तो क्या हम आपसे उम्मीद करें कि आप सब ऑर्बिट को थोड़ा बहुत जान गए हैं? क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब आप देखिए, अभी जो पीछे टेबल मिला था वैल्यू ऑफ एल, जब आप एन का मान 1 लिए तो एल का वैल्यू 0 मिला। तो इस ये जो एल का मान, जैसे मान लो एन का मान 1 मिला तो आपने इसका क्या नाम रखा? एन बराबर 1 के लिए क्या नाम रखे आप? के रखे ना, के नाम। उसी तरह से के सब ऑर्बिट के लिए एन का मान 1, एल के लिए एन का मान 2, एम ऑर्बिट के लिए एन का मान 3। इसी तरीके से किसी सब ऑर्बिट को इंडिकेट करने के लिए एल के मान को रखा गया। कहीं भी एल का मान यदि 0 हो तो तुरंत समझ लीजिए कि वो किस सब ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है? एस सब ऑर्बिट को। अब जरा एक बात बताइए कि इस टेबल में आप एन का मान 1 से लेकर 7 तक में कुछ भी लीजिए, एल का मान 0 आएगा कि नहीं आएगा? ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि हर एक ऑर्बिट में एस सब ऑर्बिट होगा। क्लियर है ये? तो अब बताइए, ये एस, यहाँ एस, तो 1 को क्या कहेंगे? पी। फिर हो जाएगा एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ जी, फिर एस पी डी एफ जी एच, फिर एस पी डी एफ जी एच आई। क्लियर हुआ ये चीज? तो अभी से हम एल का मान यदि 0 बोलें तो आप किस सब ऑर्बिट को समझेंगे? एस सब ऑर्बिट को। तो अब आप सब और अभी जो हम फिगर बनाए थे वो भी आपको नहीं बनाना है। अभी आप लिखिए तो एल बराबर 0, ये किसके लिए फिक्स हुआ? फिक्स्ड फॉर एनी, हाँ एक चीज और, ऑर्बिट का नाम भी अल्फाबेट में ही रखा गया, सब ऑर्बिट का नाम भी अल्फाबेट में ही रखा गया। एस पी डी एफ जी एच नाम है सब ऑर्बिट का, और के एल एम एन ओ पी क्यू नाम है ऑर्बिट का। अंतर क्या है दोनों में? एक कैपिटल लेटर में हमेशा होगा, ऑर्बिट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में रखना है, और सब ऑर्बिट का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में रखना है। क्लियर है ये? तो लिखेंगे फिक्स्ड फॉर एनी एस सब ऑर्बिट। एल का मान 1, बताइए फिक्स्ड फॉर एनी पी सब ऑर्बिट। एल का वैल्यू 2, फिक्स्ड फॉर एनी। अच्छा, ये एनी वर्ड क्यों लगा रहे हैं? फॉर एनी एस का क्या मतलब? चाहे वो 1s हो, चाहे वो 2s हो, चाहे वो 3s हो, चाहे वो चौथा कक्षा का चौथा ऑर्बिट का s हो, पांचवा ऑर्बिट का s हो, s है तो l का मान क्या होगा? 0, चाहे वो किसी भी ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट क्यों ना हो। l इज इक्वल टू 3, फिक्स्ड फॉर एनी f सब ऑर्बिट। और इसी 4 का आपको काम पड़ेगा, इससे ज़्यादा का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, इससे ज़्यादा का जरूरत आपको MSc तक नहीं पड़ेगा, यही काफ़ी है। पूरा का पूरा काम ही इसी पर भी हो रहा है। हो गया लिखा हुआ? गर्मी बहुत है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी ही। पानी फ्री में मिलता नहीं है, पानी खरीदना पड़ता है। तो आप सभी आदमी क्या कीजिए, एक एक बोतल रखिए मस्त टाइप का, इसमें पानी भर लिया कीजिए। यहाँ से जब निकलने लगते हैं पहले भरदम पानी पी लिया कीजिए। माथा में टोपी या गमछा उमछा कुछ रखिए, वो ले माथा पर रख के तब निकला कीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत है तो आपको परेशान कर देगा ये।
देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहा है, बोला गर्मियों छुट्टी मिलेगा। अभी तक तो छुट्टी ही मना रहे थे। और दूसरा बात है कि तुमको यदि छुट्टी चाहिए, हमको काहे का परेशानी है? परेशानी होगा जी। और क्या लगता है, गर्मी का छुट्टी दे के क्या तुम्हारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा? 15 दिन छुट्टी दे देंगे, पता चलेगा 15 दिन के बाद जब आओगे तो और ज्यादा गर्मी बढ़ा हुआ है कि नहीं? फिर बरसात आएगा तो बरसात में प्रॉब्लम। तो 11th 12th स्टैंडर्ड पर आने के बाद ये सब छुट्टी भूल जाइए। सीधा भूल जाइए, तभी पढ़ पाइएगा। नहीं भूलिएगा तो शायद नहीं पढ़ पाइएगा। आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। अब आपको समझ में आएगा कि स्टूडेंट का क्या मतलब होता है। और आप ही को नहीं, आपको पढ़ाने के लिए हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हम भी करेंगे। आप 11 से, अभी आप 10 से 11 में परेशान हैं, अभी एक बैच और है 11 से 12, बताइए उसका कौन हाल होगा? सबका मुंह कड़ियाल होने से आता है, चितकावर नजर आता है। मतलब आदमी एक बैग देखे तो डर जाए, सब भूत कहाँ से पहुंचा है, मुंह लाल पियर हरियर कैले आएगा, लगेगा जान चला जाएगा। भाई धूप भी ऐसा है कि गर्मी तो इतना है ही कि लगता है कि प्राण ले लेगा। तो आप लोग भी थोड़ा बच के रहिए। लड़की लोग अपना आतंकवादी बन जाया करेगी, लड़का लोग गमछा उमछा लेके रंगदार। देखिए यहाँ, चलो सुनो भाई। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं ऑर्बिट, और इधर क्या लिखते हैं? सब। ये लास्ट टेबल है आज का, इसके बाद छुट्टी दे देंगे। n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट ना, बताइए। सब ऑर्बिट के लिए यहाँ पर क्या क्या मान आया था? 0 आया था। ये किसके लिए आया? s के लिए। आप यदि n का वैल्यू 2 लेते हैं तो बताइए ये के l के लिए, बताइए तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होगा? तो एक होगा s और एक होगा p। l के लिए एक का मान होगा 0 और एक 1। 1 किसके लिए? p के लिए। ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस 2 4 लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक बार ट्रेंड समझ में आ जाए तो आगे तो ऑटोमेटिक बातें समझ में आ जाती है। n = 3, 0 s के लिए, 1 p के लिए, और 2 p के लिए। एक बस और लिख लीजिए, n = 4। 0 आ जाएगा s के लिए, 1 आ जाएगा p के लिए, 2 आ जाएगा d के लिए, और 3 आ जाएगा। रुकेंगे थोड़ा, धड़फड़ाइएगा नहीं। पढ़ाई लिखाई में धड़फड़ाइए नहीं। यदि आपको क्लास से जाने की छटपटाहट हो, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और आपको क्लास में बैठे रहने की मन करे, या आपको टाइम का पता ना चले, तो समझ लीजिए कि आपका मन लग रहा है पढ़ाई में। ये एक प्रैक्टिकल बात है। छटपटाइए नहीं, हम छुट्टी दे देंगे। ये हो गया पूरा। इस टेबल को आप और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन अब आप एक बात बताइए, आप जब कन्फिग्रेशन सोडियम का लिखते थे 11, तो कन्फिग्रेशन लिखते थे 1s2, 2s2, 2p6 लिखते थे ना? फिर लिखते थे 3s, सॉरी सॉरी, 2p6, 3s, ये लिखते थे। अच्छा सुनिए, अब आप इससे पहले कभी ये क्यों नहीं लिखते थे 1s2, 1p2? क्या आपने कभी 1s2, 1p2 लिखा, 1p6 लिखा? या आपने कभी, आप यहाँ पर 2p6 के बाद 2d1 नहीं लिखे? क्या ऐसा आपने कभी लिखा? क्योंकि ये गलत है। बताइए क्या गलत है? फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक s सब ऑर्बिट होता है। हम 1p नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में p सब ऑर्बिट होता ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट होता है, s और p, तो हम 2s 2p तो लिखते हैं, लेकिन 2d नहीं लिखते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में d सब ऑर्बिट नहीं होता है। तो अभी तक हम सब ऑर्बिट को नहीं जान रहे थे, लेकिन फिर भी काम कर ले रहे थे, और टीचर आपको समझा भी दे रहे थे। क्या बोलते थे कि भाई 1s में भरो, फिर 2s 2p में भरो, फिर 3s 3p में भरो। इसी तरह से ना भरने के लिए समझाए थे।
तो वो आपको एक सीक्वेंस बता दिए थे कि देखो ऐसे ऐसे भरते चले जाओ। वो बस सच्चाई ये है ना कि वो बस पल्लू झाड़ लिए अपना, हाँ ऐसे होता है। यदि आप सच कह रहे हैं आपको, कि यदि आप वहां पर पूछ देते ना उनसे कि ऐसा का है, हम लिखेंगे 1s2 2s2, उसके बाद कहते हम 2d6 लिखेंगे, हमरा बताइए कि इसमें क्या गलती है। कान में खींच के थोपी दे के बैठा देते और पूछते जितना कह रहे हो उतना करेगा कि तुम अपने मन से करेगा। तो पढ़ाई का ये तरीका नहीं है। और यही आपको हम कुछ दिन पहले तक बोलते थे ना कि 9th 10th में आप पढ़े जरूर हैं, लेकिन आप ढंग से नहीं पढ़े। अच्छा एक बात बताइए कि क्या इस तरह से इतना स्पष्ट आप समझते थे कभी सब ऑर्बिट को? तो ये सब आगे के कन्फिग्रेशन से संबंधित है। आप कन्फिग्रेशन लिखते हैं, सुनिएगा इधर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और उसके बाद हम लिखते हैं 4s2 3d10। यदि कोई समझदार आदमी पढ़े हो तो बताइए इसका कन्फिग्रेशन, ये किसका कन्फिग्रेशन है? जिंक का, एटॉमिक नंबर 30। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। आप एक बात बताइए कि ये कन्फिग्रेशन सही है, या हम 3d10 4s0 4s2 लिखें, ये सही है? नीचे मतलब ये सारा बात यहां पर लिख देते हैं, तो बताइए नीचे वाला सही है ऊपर वाला सही है? ऊपर वाला सही है, ये सही है, नीचे वाला गलत। फिर हम कहेंगे अभी आप वहां तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे, आप अभी आप सब ऑर्बिट को सीखें, धीरे धीरे आप उस लेवल तक जाइएगा। लेकिन यदि यही बात आप वहां जाके पूछ देते कैसा काहे होता है, होबे करता है, होते आया था, होता रहेगा, कोई उपाय नहीं है इसका। सबका इलाज है भाई, सबका कंसेप्ट है। इस सब में जो है ना एनर्जी का डिफरेंस होता है और कुछ रूल है जो एनर्जी के ऑर्डर को फॉलो करके इलेक्ट्रॉन भरता है और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन्हीं सभी बातों को तो स्पष्ट करने के लिए इतना इतना बेसिक पकड़ लिए हम। और इसीलिए हम पहला चैप्टर नहीं आपका एनसीईआरटी स्टार्ट किया, हम दूसरा चैप्टर के एक पार्ट से स्टार्ट किए। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है क्वांटम नंबर। आप यदि घर पर जाके एनसीईआरटी में खोजे हो तो आपको कहीं मिला, या किसी दूसरे टेक्स्ट बुक में खोजिएगा मिलेगा। एनसीईआरटी में भी क्या, अब खोजिएगा जल्दी नहीं मिलेगा, इतनी को टॉपिक लिख देता है। एनसीईआरटी तो बहुत बड़ी बड़ी बातों को इतनी में लिख के निकल जाता है। इसीलिए निकल जाता है कि तुमको टीचर पढ़ाएंगे बढ़िया से। हम टीचर को कह दिए हैं कि सब है इसमें, बाकी टीचर जाने। इसीलिए अच्छा एक बात बताइए, एनसीईआरटी होने के बावजूद भी हमको दूसरे रेफरेंस बुक की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए क्योंकि हम एनसीईआरटी के लेवल पर समझने के लिए तैयार नहीं है, या हमारा माइंड उतना बढ़िया नहीं है। हमारा का मतलब हम आपसे बोल रहे हैं कि उतना बढ़िया हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो खैर इन बातों को दिमाग से निकालिए, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो बताइए फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा ऑर्बिट? एस। दूसरा में एस और पी, तो 2s2p लिखेंगे। तीसरा में 3s 3p 3d। चौथा में 4s 4p 4d 4f। अब तुम वहां जाके कहता हम लिखेंगे 3f, एन होगा 4 थोपी 3 थोपी, फंडामेंटल 3 थोपी लगता तुमको। अरे होता है 2p के बाद कुछ नहीं होता है, तुम 3f कैसे लिख दिया? यही पढ़ता लिखता है, वैसे नहीं होता है। आप इस चीजों को समझिए। 5s 5p 5d 5f 5g 6s 6p 6d। इस तरह से एक काम करते हैं, कल इसको पूरा कर लेंगे, इसको लेके इसको फोटो के साथ समझाना पड़ेगा तो और बेहतर समझ में आएगा। इसको रहने दीजिए, आज लेट हो जाएगा इससे। आइए कल। आप लोग से निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन आप लोग अपना करवा लीजिए प्लीज, थोड़ा दिक्कत हो रहा है काम करने में।